वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 5G में। अब वक्त है समझने का। मैथमेटिक्स की यह तीसरी क्लास है और नंबर सिस्टम की भी यह तीसरी क्लास है। इससे पहले नंबर सिस्टम्स की 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें कि हमने संख्याओं क्या होती है इस बारे में जाना है। पहली क्लास में संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होती है, 10 प्रकार की संख्याएं कौन कौन सी होती है, संख्याओं के प्रकार के बारे में हमने जाना है। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम के बारे में हम जान चुके हैं। आप हमारी उन क्लासों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इस क्लास से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन बच्चों को होने वाला है जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह लेक्चर जो है हमने अरिहंत प्रकाशन की बुक से तैयार किया हुआ है और इस लेक्चर का जो फ़ायदा है वह IAS CSET में, राज्य PCS CSET में, SBI IBPS बैंक PO के लिए, ठीक है, SSC CGL और CHSL के लिए, साथ ही रेलवे की होने वाली एग्ज़ाम्स जैसे कि NTPC CBT 2, रेलवे ग्रुप D, ठीक है, रेलवे ग्रुप D के लिए, और विभिन्न स्टेट्स में होने वाली पुलिस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें कि मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने टॉपिक आपको बता दिया है, नंबर सिस्टम है, जिसकी यह क्लास नंबर 3 है और इसमें हम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है यह ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से अवश्य आता है। ठीक है, इस चैप्टर से, संख्या पद्धति से अगर किसी टॉपिक से प्रश्न आने की अधिकतम संभावना है तो वह है इसी टॉपिक से, जो कि है यूनिट प्लेस ज्ञात करना, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। और दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है डिविजिबिलिटी रूल। इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक होती है, जो कि हम पहले डिविजिबिलिटी रूल पहले करा चुके हैं और आज की क्लास में हम यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इकाई का अंक कुछ नहीं होता दोस्तों। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, मान लो मैंने एक संख्या लिखी 20539, तो इसमें जो अंतिम अंक होता है राइट हैंड साइड का, यही आपका इकाई का अंक होता है। ठीक है, तथा इस साइड में हम दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस तरह से पढ़ते जाते हैं। जिन लोगों को यह भी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो हमने यह अपने इस मैथ्स की क्लास की फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा ये निकालना सीखना है, यानी कि अंतिम अंक जो होगा राइट हैंड साइड का वह निकालना हमें सीखना है। जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है 207 इंटू 781 इंटू 39 इंटू 94। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में जब इनका हम मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो इसे को करने के लिए दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं कि हम 207 में पहले 207 में 781 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, फिर जो आएगा उसमें हम 39 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसमें हम 94 का मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली जो रिजल्ट हमारा आएगा उसका जो हम इकाई का अंक देख करके इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन यह प्रोसेस क्या है, काफ़ी लंबी है। ठीक है, जैसे आपको सिंपली बताता हूँ। जैसे हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम करते हैं 25 इंटू 36। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो इसे मैं किस तरह से गुना करूँगा, सबसे पहले मैं इस 6 का गुना इन दोनों संख्या में करूँगा, है ना। तो क्या होता है, 6 पंचे 30, 30 की 0, हाथ का है 3, 6 दूनी 12, 13 14 और 15। ठीक है, इस तरह से हम इसे गुना करते हैं। अब मैं 3 का गुना करूँगा ऊपर में की लाइन में, 3 5 15 की 5, हाथ का 1, है ना, 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमारा यहाँ 0 और 5 और 5 10 की 0, 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो इकाई का अंक हो गया वो क्या हो गया, 25 इंटू 36 का जो इकाई का अंक हो गया वह हो गया दोस्तों 0। अब इसे शॉर्टकट में मैं किस तरह निकाल सकता हूँ, तो जो संख्या मुझे पहले दी हुई है तथा जो संख्या बाद में दी हुई है, इनके मैं इकाई के अंक आपस में लिख देता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई करके। तो इसे मैं करूँगा तो क्या आएगा 30,
तो दोस्तों यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो इसी प्रकार क्या किया गया है, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, हमें क्या करना है, उन सभी संख्याओं के इकाई के अंकों को आपस में गुणा करना है। ठीक है, जैसे क्या किया हुआ है, 7 का गुणा 1 से किया हुआ है और 9 का गुणा फिर 4 से किया हुआ है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ हमने पेयर बना लिया एक्चुअली, दो नंबर्स के, है ना। दो नंबर्स के आप पेयर बना लेंगे तो क्या होगा कि गुणा करना थोड़ा सा सरल हो जाएगा। जैसे कि 7 एकम, यहाँ पर देखा हमने 7 एकम क्या आया दोस्तों, 7 आया, 9 चौ क्या आया, 36 आया। तो हमें वापस से क्या करना है, जहाँ भी हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी वापस से हमें सिर्फ इकाई का अंक ही लेना है। अब मैं क्या करूँगा, 7 में सिर्फ 6 का गुना करूँगा, ना कि 36 का, है ना। तो 7 6 क्या है दोस्तों, 42। ठीक है, तो ये यहाँ 2 जो है मुझे इकाई के अंक के रूप में मिल गया है। तो जो भी संख्या है कि अगर 2 अंकों की संख्या लास्ट में आती है तो हमें उसका इकाई का अंक ही लेना है। जो इकाई का अंक आएगा, है ना, लास्ट में, वही उस अभिष्ट संख्या का इकाई का अंक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, किसी दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक संख्या, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है 39527 इंटू 32538 इंटू 90570 इंटू 36538। ठीक है दोस्तों, यह सवाल दिया हुआ है। अभी आपको क्या करना है, इसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इन सभी संख्याओं में जो इकाई के अंक हैं, सिर्फ मैं उनका ही आपस में गुणा करूँगा। चलिए इनके पेयर बना लेते हैं, है ना। 2 के पेयर बना लिया मैंने। यदि मैं 7 का गुणा 8 में करता हूँ तो क्या आएगा दोस्तों, आएगा 56। ठीक है, यदि 2 का गुणा 0 में करता हूँ तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। अगर किसी संख्या में ऐसी कोई संख्या दी हुई हो गुणा में आपस में, जिसमें किसी भी संख्या में अंतिम अंक यदि 0 आता है, तो उन सारी संख्याओं का जो यूनिट प्लेस हो जाएगा, जो इकाई का अंक हो जाएगा, वो फाइनली लास्ट में 0 ही हो जाएगा। इस तरह से अभी आप इसे याद रख सकते हैं। या मेथड के थ्रू आप करेंगे तो 2 में मैंने 0 का गुणा किया, 0 आया हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से वापस से इकाई का अंक लूँगा और यहाँ तो एक ही अंक है, तो इन दोनों का मैं आपस में गुणा कर दूंगा, तो क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम फिर से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, 326 इंटू 598 इंटू 6956 इंटू 3271। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसमें इकाई का अंक या यूनिट प्लेस जो है आपको ज्ञात करना है। तो मैं सिंपल वही मेथड फॉलो करूँगा। इसका इकाई का अंक, दूसरी संख्या का इकाई का अंक, तीसरी संख्या का इकाई का अंक, चौथी संख्या का इकाई का अंक आपस में मैं ले लेता हूँ। इनका आपस में मैं क्या कर देता हूँ, गुणा करता हूँ। 6 दूनी क्या है दोस्तों, 12 और 6 एकम 6। यहाँ 2 अंकों की संख्या मुझे प्राप्त हो गई, तो मैं क्या करूँगा, इसमें सिर्फ इकाई का अंक ही लूँगा, यानी कि सिर्फ मैं इसमें से 2 ही लूँगा। तो 2 इंटू 6 कितना है दोस्तों, 12। वापस से मुझे 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुई, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वही अभिष्ट जो हमारा आंसर होगा, वही अभिष्ट संख्या का इकाई का अंक होगा। आई होप कि मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी, है ना। चलिए अगले तरह का सवाल देखते हैं। अब जो संख्याएं घातीय रूप में आती है ना, कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो हमें इस फॉर्म में दी हुई होती है, 356 की पावर 1151। तो इस प्रकार की बड़ी संख्याओं का जब हमें इकाई का अंक ज्ञात करने आ जाता है, ये तो बड़ी समस्या होगी। अब हमें क्या 576 को ऐसे 1151 बार लिखना पड़ेगा क्या, गुणा करके, उन सभी का आपस में गुणा करके देखेंगे क्या? तो ऐसा दोस्तों हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो इसकी कुछ ट्रिक्स होती है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। सिर्फ 2 ही प्रकार की ट्रिक्स है, पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो किताब में लिखा हुआ है पहले हम उस हिसाब से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखने वाली बात क्या है कि यदि किसी संख्या का, यानी कि यदि यहाँ जो संख्या ब्रैकेट के अंदर दी हुई है, यदि इस संख्या का इकाई का अंक, यानी कि ये लास्ट वाला अंक है ना, यदि वह क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, और इनके ऊपर कौन सा वाला अंक, ये इकाई का अंक, यदि इन चारों में से कोई एक हो और उसके ऊपर घात कितने की भी हो, तो इकाई के अंक के रूप में हमें
वही संख्या प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि यदि 576 की पावर जो भी दी हुई XYZ, यहाँ 1151 दी हुई है, इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ भी दी होती, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा, अतः इसका आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। अब कोई एक संख्या लेते हैं जिसका इकाई का अंक 0 है ना। अगर मैं यह कहूँ कि 700 की पावर 3569 है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार मैंने कोई संख्या लिखा 1171 की पावर 392 है ना, इसके इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। अब ऐसा होता क्यों है? अच्छा, आप इस 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो, अंत में आपको 0 ही प्राप्त होगा। एक बात तो ये समझ में आ गई, तो 0 की प्रॉब्लम क्या हो गई हमारी, ख़त्म हो गई है ना। उसके बाद हम देखते हैं 1 है ना। अब हमारे पास क्या है कि एक संख्या दी हुई है 371, इसकी पावर दी हुई है 4 मान लेते हैं है ना। अगर 371 को मैं यदि 4 बार करूँ तो हर बार क्या होगा, यूनिट प्लेस हमारा इकाई का अंक हर संख्या का 1 ही होगा, तो ये क्या होगा, 1 का हमें 4 बार गुना करना होगा लास्ट में है ना। तो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा, इसलिए 1 दिया हुआ है। 5 क्या होगा, अगर 5 में हम किसी भी संख्या का गुणा कर दें है ना, अगर 5 में कितनी भी संख्या का वर्ग, चाहे 5 की पावर में 2 करूँ, चाहे 5 की पावर में 4 करूँ, तो अंत में मुझे 5 ही देखने को मिलेगा। चलिए कर देखते हैं, 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 होता है, यूनिट प्लेस 5 आ गया। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है, 5 25 पंचे 125, यूनिट प्लेस 5 आ गया। 5 की पावर 4 क्या होगा दोस्तों, 625 होगा, यूनिट प्लेस 5 होगा। तो इस प्रकार 5 की पावर आप कितनी भी कर दो, इकाई का अंक आपको 5 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार 6 का भी है ना। तो याद रखने वाली बात ये है कि पहली बात हमें ये याद रखना है कि 0 किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यदि 0, 1, 5 या 6 आता है और उसके ऊपर की घात आपको नहीं देखनी है ना, घात चाहे जो भी, जो संख्या घातीय रूप में आती है, तो उस संख्या के इकाई के अंक के रूप में हमें वही संख्या सेम टू सेम प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 हो, यानी कि ये संख्या 2 हो लास्ट में है ना, तो क्या करेंगे हम, और उसके ऊपर कोई पावर दी हुई हो, तो उस पावर को यानी कि इस पावर को क्या करेंगे हम, इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, और जो बची हुई संख्या है उसे हम 2 की पावर 4 के रूप में लिखेंगे। कैसे, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, 572 की पावर 443, लेकिन लेना देना हमें किससे, सिर्फ इकाई के अंक से लेना देना है, तो हमने इकाई के अंक की पावर क्या कर दी, यहाँ पर 443 कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस 443 में 2 से नहीं, 443 में हम क्या करेंगे, 4 से हम इसे भाग देंगे। किससे भाग देंगे हम इसे, 4 से, और जो पूरी तरह जाएगा उसे हम एक तरफ लिखेंगे, और जो हासिल का बचेगा उसे हम दूसरी तरफ लिखेंगे। जैसे हम करके देखते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, 3 इसका शेषफल बच गया है। ठीक है, तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 इंटू, क्योंकि हमने इसे 4 से भाग दिया इसलिए 2 की पावर 4 इंटू 110 जो हमारा पूरी तरह भाग चला गया है, इंटू 2 की पावर 3, ये 3 वो है जो कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, शेषफल बचा हुआ है। ठीक है, तो उसी रूप में यह संख्या है जो आप देख रहे हैं नीचे लिखी हुई है। अब क्या करना है कि जो भाग पूरी तरह से चला गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे 2 की पावर 4 के रूप में ही लिखेंगे। तो इसके बाद जो स्टेप आएगी वो ये आएगी कि 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 है ना। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, और जो भी इकाई का अंक आएगा वही अभिष्ट संख्या का इकाई का अंक होगा। समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए मैं इस बात को थोड़ा सा और सरल करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कोई संख्या आपको यहाँ पर दी हुई है ना, और उस पर कोई घात दी हुई है, इकाई का अंक क्या है आपको याद रखना है, इकाई का अंक आपका 2 है, तो 2 की पावर सबसे पहले तो इसे आपको 243 जो दिया हुआ एज इट इज़ आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप इसे कैसे लिखेंगे, इस 443 में 443 में 4 का भाग करेंगे है ना।
अब जिन लोगों को ये बात कैसे काटा मैंने समझ में नहीं आ रहा, वो यहाँ पर देख लें। मैंने इसे लिखा 443, इसमें भाग दिया मैंने 4 का। 4 का भाग इसमें एक बार गया तो क्या 4 एकम 4, ये 0 हो गया। हमने यहाँ पर अगला 4 लिखा, वापस 4 एकम 4, ठीक है, ये भी 0 हो गया। अब अगली संख्या हमने यहाँ पर ये उतार दी नीचे, ये हम संख्या को नीचे उतार रहे हैं, ठीक है। तो अंतिम में क्या होगा, यहाँ एक 0 लग जाएगा, इसे भाग आप देंगे तो, क्योंकि संख्या क्या है, 3 संख्या की है ना। तो 3 जो बचा, अब इसमें क्या होता है, इस 4 को हम, 4 को क्या हम क्या कहते हैं, इस 443 को हम कहते हैं, ये हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर ये सिर्फ ध्यान लगे कि 3 को हम शेषफल कहते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ जो भागफल आएगा और शेषफल आएगा, यही हमको घात के रूप में लिखनी है ना। तो भागफल को तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपली 2 की पावर 4 लिख देंगे और 2 की पावर 3। जो शेषफल आएगा सिर्फ हमें उस पर ध्यान रखना है, शेषफल आपको लिखना है, और जिससे आप 4 से भाग दे रहे हैं तो आपको इसे यहाँ पर 4 लिखना है, और इसे आपस में इसका आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 128 इसको सॉल्व करने के बाद आया, तो अंतिम संख्या क्या होगा, इसमें इकाई का 8 हो गया, तो 8 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं भी आया हो तो इस वीडियो को देखते रहे अंत तक, आपको मेरा दावा है आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं कि अगर किसी संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर, अभी 2 आ रहा था इकाई के अंक के स्थान पर, अब क्या रूल है कि 4 या 8 आए, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि 124 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब इसके ऊपर कोई पावर दी हुई है, यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस ही दोहरानी है, ठीक है। जैसे ये 372 जो लिखा हुआ है, इस 372 को हमको अलग लिख देना है, इसमें हमें 4 का भाग देना है, तो कितना गया, 4 9 के 36, 1 12 और 4 तिया 12। इसमें शेषफल क्या बचा दोस्तों, 0 बचा। तो अब जिस स्थिति में, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, तीसरी बात कि जिस स्थिति में शेषफल आपका 0 बचता है, उसमें ये जो इकाई का अंक जो होता है ना, जैसे कि इसमें इकाई का अंक 4 है, तो 4 की पावर हम क्या कर देंगे, सिंपली 4 ही कर देंगे, है ना। इसमें बाद में किसी भी संख्या का गुणा नहीं होगा। नहीं तो हम क्या करते थे कि 4 की घात के रूप में हम यहाँ शेषफल को लिखते थे। हम क्या लिखते थे, यहाँ पर शेषफल को लिखते थे, क्योंकि यहाँ पर शेषफल क्या है, 0 है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो सिंपली क्या है, हम 4 की पावर 4 लिखेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो करके देखते हैं, 4 × 4 × 4 × 4, ये 4 चौके क्या आया दोस्तों, 16 × 16, 6 × 6 क्या आया हमारा, 36। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 ही आपका क्या है यहाँ पर आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अब यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर क्या है, 3 आए, इकाई के अंक के स्थान पर यदि 3 आए या फिर 7 आए, है ना। जैसे कि यहाँ पर 7 आया हुआ, तो हमें इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं। जैसे धीरे धीरे आप ये बात समझ गए होंगे कि हमें इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें इस संख्या का इकाई का अंक क्या करना है, ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले इकाई का अंक लिखना है, ठीक है। सॉल्व करने का पूरी प्रोसेस आप एक बार समझ लीजिए। इकाई का अंक लिखना है, इसकी पावर हमें क्या लिखना है, 153, ये हमें पहला काम करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है कि इस 153 में 4 का भाग देना है, जिसमें 4 होता है, 4 तिया 12, 3 3, है ना, और 4 8 32। तो क्या बचा हमारा शेषफल 1। इस बात से हमें लेना देना है, एक तो हमें शेषफल से लेना देना है, दूसरी बात हमें इस 4 से लेना देना है ना। इस दोनों जगह आपको गोला कर लेना है। तीसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है कि अब इस 7 की पावर, ये वाले स्टेप को आप दोहराना है। 7 की पावर में एक तो आपको 4 लिखना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको 7 की पावर में 1 लिखना है, जो कि हमने यहाँ से लिया है, और ये 4 हमने यहाँ से लिया हुआ है। ये हमेशा सेम ही रहता है, इकाई के अंक के ऊपर हमेशा पहले 4 की घात लग जाती है, और दूसरी बात जो शेषफल बचता है उसकी घात लगती है ना। तो इससे हम सॉल्व करते हैं, 7 × 7 × 7 × 7 × 7, है ना। ये आपको 7 की घात 4 और ये 7 की घात 1। तो 7 × 7 क्या आया दोस्तों, यह आया आपका 49, × 7 × 7 आपका आया कितना, 49। यहाँ से हमने 9 लिया, यहाँ से 9 लिया, इन दोनों का आपस में गुणा किया, 9 9 81। इकाई का अंक 8 आया, और इस इकाई का अंक क्या है हमारा, 1 आया। अब इस 1 का गुणा हम इस इकाई के अंक जो बचा हुआ है उसमें कर देंगे 7 में, तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त होगा, 7 ही प्राप्त होगा, जो कि इस सवाल का जवाब है। तो फाइनली दोस्तों
बात कुछ इस तरह है कि ये तो सारे रूल्स हैं, अगर आप इस रूल्स का ध्यान ना भी रखें तो मैं आपको इसका एक यूनिवर्सल रूल बताता हूँ। इसमें आपको पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर यदि 0, 1, 5 और 6 आता है तो वह संख्या ज्यों की त्यों ही होगी। अगर 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर कोई अन्य संख्या जैसे कि 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है ना, 7 आता है, 8 आता है या 9 आता है, इन सभी केसेस में हमको क्या करना है कि उस संख्या चाहे जो भी, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको छूट रहा है मुझे लगता है, ये मैं करता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, है ना। अब क्वेश्चन में इस स्थान पर, किस स्थान पर, इस स्थान पर चाहे जो भी आए और इस स्थान पर चाहे जो भी आए, है ना, हमें क्या करना है, इस पहले वाले स्थान का इकाई का अंक लेना है जो कि 9 है, हमने यहाँ ले लिया। पहला काम हमें ये करना है। दूसरी बात, इसी घात को हमें एज इट इज़ लिख देना है। 141 हमने लिख दिया। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि 141 में 4 से हमको भाग देना है। ठीक है, ये फाइनल मेथड है, आप इसे समझ लीजिए, सारा निचोड़ है अब तक के वीडियो का। इस 4 से हमें इसमें भाग देना है, तो क्या आया, 4 तिया 12, है ना, 4 में से 2 गया 2, 21, 4 पंचे 20, शेषफल क्या बचा 1। बस अब हमें फाइनली क्या सिर्फ इस शेषफल से ही लेना देना है। अब तीसरा स्टेप में क्या करना है कि इस 9 को हमें ज्यों का त्यों लिखना है और इस शेषफल की जो घात है सिर्फ हमें यही चढ़ानी है ना। जो 4 की घात जो हम अभी तक लगा रहे थे 9 पर 4 की घात, ये हमें नहीं लगानी है ना। सिर्फ 9 की घात जो है शेषफल है, सिर्फ यही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे 9 एकम 9, तो 9 जो हो गया इसका सही जवाब, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो गया जब हमने 141 में लिया। अब जब हम इसमें 140 ले रहे हैं, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो 9 की पावर क्या है 140। अगर मैं 140 को मैं यहाँ पर भाग देता तो यहाँ नीचे क्या उतरता, 0 उतरता और यह 4 पंचे 20 से पूरी तरह कट जाता। तो 9 की पावर मुझे क्या लिखनी पड़ती, 4 लिखनी पड़ती, क्योंकि शेषफल में मुझे 0 प्राप्त होता। तो 9 की पावर 4 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। 9 9 81, 9 9 81। अब इस 1 का 1 में गुणा हो जाएगा, अंत में मुझे 1 प्राप्त होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 जो है इसका सही जवाब है। तो ऐसे दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घातीय रूप में कोई भी संख्या है, आपको क्या करना है कि सिंपली जो घातीय रूप में जो संख्या दी हुई होगी ऊपर की तरफ, ये आपको 3 स्टेप जो है, आपको ये सिर्फ 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले इकाई का अंक लिखना है, उसके ऊपर घात जो दी हुई है उसको दर्शा देना है। फिर उस घात में जो दी हुई है यानी कि 141 में, इसमें आपको 4 का, हमेशा चाहे कुछ भी आए आपको 4 का ही भाग देना है। और जो संख्या इकाई का अंक है उसकी घात के रूप में जो बचा हुआ शेषफल रहेगा उसे आपको लिख देना है बस, और उसे आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार का किसी भी कितने भी घात आ जाए आप इकाई का अंक जो है सिंपली निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मैं इंश्योर करूँगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमारा अगला वीडियो जो आएगा वह सिर्फ प्रश्न और उत्तर के रूप में, ऑप्शनल रूप में रहेगा, MCQ के फॉर्म में रहेगा। तो वहाँ मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगा। लगभग उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपकी पूरी प्रैक्टिस जो है इस यूनिट की करवा दूंगा। ये हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का आखिरी वीडियो है। इसके पहले हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। आपसे निवेदन है कि आप उन 2 वीडियो को सबसे पहले देख लें, उसके बाद आप ये हमारा तीसरा वीडियो देखें जो कि अंतिम वीडियो है। इसके बाद आप संख्या पद्धति का जो प्रश्नावली, जो MCQ क्वेश्चन मैं कराऊंगा अपने अगले वीडियो में, आप उसे सॉल्व कर लें मेरे साथ मिलकर। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं आपको कि एक भी क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, है ना। देखिए, किसी दी हुई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य एक संख्या की पहचान करना। मतलब इसमें क्या है कि आपको एक संख्या दी हुई होगी इस फॉर्मेट में, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि यदि मैं इस संख्या को कि दी हुई संख्या को किसी दूसरी संख्या, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 502 की, यदि मैं 17 से विभाजित कर दूँ, है ना, कर दूँ या करने की कोशिश करूँ, तो इस संख्या में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा या मुझे क्या घटाना पड़ेगा।
कि ये संख्या जो है पूर्णतः 17 से विभाजित हो जाए। चूंकि संख्या 17 से विभाजित नहीं है तो हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिक देखिए कि जो संख्या का हम विभाजन करते हैं वो लगभग कुछ इस रूप में, बेसिक रूप में रहता है। आपने भी 10th की क्लास तक में यह बात जान ली होगी, है ना। मैं एक बात आपको रिपीट करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब इस संख्या में कहते किस किस चीज़ को क्या कहते हैं आप वो थोड़ा देख लीजिए, है ना। तो जिस संख्या का विभाजन किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो कि x है, इसे हम कहेंगे भाज्य। ठीक है, यह किसके बराबर होता है वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, इसे हम भाज्य कहेंगे। ये जो d जो होता है इसे हम कहेंगे भाजक। यहाँ एक q जो होता है इसे हम कहेंगे भागफल, तथा यह r जो हमें प्राप्त हुआ है इसे हम कहेंगे शेषफल, है ना। किसी भाग करने के मेथड में इस प्रकार जो संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पे जिस जगह पे जो चीज़ें प्राप्त होती है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है कि उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या 5029 में से घटाकर या जोड़कर उसे पूर्ण रूप से 17 द्वारा विभाजित करती हो। यानी कि 17 से विभाजित संख्या बनाने के लिए हमें इस संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा या क्या घटाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पर 5029 क्या है दोस्तों, भाज्य, है ना। 295 भागफल, 14 शेषफल और 17 भाजक। ठीक है, ये इन प्लेसेस को हम कहते हैं। ठीक है, अब कोई संख्या, आप समझिए, एक मिनट में इसे मिटा दूँ। अब कोई संख्या 17 से, अब ये जो कोई संख्या जो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 5029, 17 से कब विभाजित होगी हमें यहाँ पता करना है। जैसे कि हम देख रहे हैं शेषफल में क्या मिल रहा है, हमें 14 हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर शेषफल में मुझे, आप मान लीजिए 1 मिनट के लिए, शेषफल में यदि मुझे 17 प्राप्त होता तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित 17 से हो जाती। जी हाँ, लास्ट में क्या था, 17 एकम 17, इधर कहीं 1 लिखा था और यह संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाती, अर्थात शेषफल क्या होता, 0 बचना। शेषफल का 0 बचना ही पूर्ण विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ कि ये 14 जो है 17 बन जाए। तो सीधी सी बात है, अगर ये यदि मैं 14 में 3 जोड़ देता हूँ तो ये पूर्णतः यह 17 बन जाएगी। ठीक है, चूँकि मैंने 3 जोड़ा है इसीलिए मुझे 5029 में 3 ऐड करना पड़ेगा। यदि मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ जो भी संख्या मुझे प्राप्त होगी यह 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 9, 10, 11, 12 की 2, हाथ का या 1 और 2, 3, 0 और 5। ठीक है, मुझे 5032 प्राप्त होता है। यह संख्या जो है 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसे आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, है ना। तो ये संख्या जोड़कर, यहाँ पे जोड़कर पूछा था तो +3 जोड़ने में क्या आएगा, मेरा आंसर +3। यदि मैं इसमें 3 जोड़ दूँ तो यह संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित। लेकिन ये पूछ रहा क्या, घटाकर। यदि यहाँ पर, अब मान लीजिए कि यदि यहाँ पर यह 14 हो ही ना, यदि 14 हो ही ना, तो भी यह संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि 5029 में से 14 को माइनस कर दूंगा। 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 0 और 5। ठीक है, तो 14 को मैं घटाकर, यानी कि शेषफल को घटाकर मैं इस संख्या को 17 से पूर्णतः विभाजित कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। चलिए अब इस पूरी बात को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए, कोई संख्या दी जाए, हमसे अगर ये पूछा जाए कि यह संख्या में क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए कि 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो दोस्तों जोड़ने के लिए ऐसा कि सबसे पहले घटाकर क्या घटाया जाए, तो जो शेषफल बचेगा वही हमें इस संख्या में से घटाना है। ठीक है, पहली बात। अगर जोड़ने की बात की जाए तो भाज्य में से शेषफल को मुझे घटा देना है ना। पहली बात क्या करना है, अगर हमें घटाने वाले आंसर पूछना है कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इस संख्या में से पहली बात हमें क्या करना है कि शेषफल को घटाना है।
है ना, अगर घटाने की बात की जाए तो। अब मुझे पूछा है कि इस संख्या में क्या मैं जोड़ूँ कि 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमें भाज्य में से शेषफल को घटाना है, मतलब 17 में से 14 को घटाना है। तो जो आएगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों। चलो अगला देखते हैं, है ना। अब संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं एक्चुअली होता क्या है, इसे हम एक बार सिंपली पढ़ लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी गणितीय व्यंजक को सरल करते समय यदि हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो ये क्या होती है, 4 इसकी जो है यह मूलभूत क्रियाएं होती है। तो ये 4 क्रियाएं ही क्या कहलाती है, संक्रियाएं कहलाती है। यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ सूत्र बुक से दिए हुए, इसे सिंपली याद करना है। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। इन्हें याद करने का कोई ट्रिक या कोई मेथड नहीं है। यदि प्रथम क्वेश्चन में यदि पूछा जाए, इस फॉर्मेट में आए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, n सम संख्या का कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मुझे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6, जो संख्या एक के बाद एक है ना, लाइन से। तो ये क्या है, सारी की सारी सम संख्या है। इसे मैं +2 करते जाऊंगा, ये सम संख्या इसमें आती जाएगी। अब मुझे पूछा गया कि इतनी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम संख्याओं का योग दोस्तों होगा n, n+1। अब यहाँ n क्या है, n क्या है कि इन संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी कि संख्या मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे n की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। चलिए अब इसको मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8, 8 धन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मुझे इस 8 में इस 8 धन 1 यानी कि 9 का गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, कितना आया, 8 8 64, 8 9 72। तो इसका सही जवाब है। अगर इन सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो 72 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा था, आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसी प्रकार प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने की ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब वैसे ही एक विषम संख्या दी हुई है, मान लेते हैं 1, 3 और 5। छोटी संख्या में लेता हूँ आपको सिर्फ सूत्र चेक कराने के लिए। तो क्या बोल रहा है, क्या होगा, n का स्क्वायर होगा। मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3। तो n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 9 कैसे आया, 3 गुणित स्क्वायर मतलब 3 गुणित 3, है ना। अब इन तीनों को मैं ऐड करूँ, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, बराबर है। तो n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले काम करते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूले, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि ये पूछा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था। प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 और 1 से बड़ी जो है सारी संख्या। अब क्या होगा कि इन फार्मूले को यूज़ करने के लिए आपको एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि संख्याएं जो होनी चाहिए क्रम में होना चाहिए। सम संख्या बोला तो सम संख्या भी क्रम में होना चाहिए, विषम संख्या बोला तो विषम संख्या भी क्रम में होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या बोला है तो प्राकृतिक संख्याएं भी क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, और ये प्रथम यहाँ लिखा है मतलब प्रारंभ से होनी चाहिए, है ना। जैसे कि सम संख्याओं का प्रारंभ 2 से होता है, विषम संख्याओं का प्रारंभ 1 से होता है, प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ भी 1 से होता है। तो ये प्रारंभ से अगर लेकर चल रही है, इसका योगफल क्या होगा, n, n+1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसी में मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पे n की वैल्यू की यहाँ है दोस्तों 3 है, 1, 2 और 3, है ना। तो इसे n की जगह में रख देता हूँ, n+1 मतलब कि 3+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना में 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी क्या हो गया दोस्तों, 6। चलिए आपस में जोड़ लीजिए, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, 6 आ रहा है, तो ये आपका सही जवाब हो गया। तो ये ऊपर के 3 आप याद कर लीजिए, यही आपको एग्ज़ाम में काम पड़ सकती है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया ये वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है ना। ये सारी की सारी जो है प्लस माइनस भागित और गुणा, ये 4 क्या कहलाती है, आपकी संक्रियाएं कहलाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र हैं। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद करना है, ये आपको सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे। ठीक है, तो इन्हें आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स में लिख लीजिए या आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। बार बार इसे 3-4 बार आप रिवाइज करेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है हमारा
अंकगणित संख्या पद्धति का जो अंतिम लेक्चर जो है, जो कि लेक्चर नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 है, यह समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम भी समाप्त होता है। अपने आने वाले वीडियो में हम दोस्तों MCQ सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट हम लेंगे जो कि पूर्णतः संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर ही आधारित होगा और उसे कंप्लीट करने के बाद आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे मैथ्स को लेकर, है ना। अब कितना भी कठिन से कठिन सवाल क्यों ना आ जाए संख्या पद्धति का, वो आपसे नहीं छूटेगा। मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ आपको करवा दूंगा। इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको चाहिए, आपको प्राप्त करनी हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें दोस्तों, आपसे निवेदन है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को आप हमारी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक